हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होगे, लगातार क्लासेस कर रहे होगे। ठीक है ना। तो देखो भाई, हम क्या पढ़ रहे थे, हम अपनी कक्षा 10 की जो क्लास थी उसमें पढ़ रहे थे सांख्यिकी, जो कि हमारा 14वां चैप्टर है गणित का। ठीक है। तो यार देखो, सांख्यिकी में अभी तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, 3 क्लास हो चुकी है, मैंने माध्य निकालने की 3 विधियां पढ़ ली हैं। ठीक। तो उसी पाठ को मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगा। और आज हम क्या करेंगे, आज जो हमारी एनसीईआरटी की पहली प्रश्नावली है 14वें भाग की, यानी कि 14वें पाठ की, यानी कि 14.1, उसे मैं शुरू करूंगा। उसमें से देखो यार, मैं आपको ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि देखो यार उसमें एक ही प्रकार के प्रश्न है। मैं आपको एक प्रश्न लूंगा। हमारी जो 3 माध्य निकालने वाली विधियां थी, कल्पित माध्य, सॉरी प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, और हमारी कौन सी थी, हमारी पग विचलन विधि। इन तीनों विधि से मैं उस प्रश्न को हल करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप बाकी सारे प्रश्नों को स्वतः ही हल कर सकते हो। ठीक है ना। तो देखो भाई, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो हमारा टाइम टेबल है ये क्या है। कि यार देखो, जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हमारा 6 बजे तो विज्ञान की क्लास होती है। ठीक है, 6 बजे होती है हमारी विज्ञान की क्लास, सोमवार से शनिवार। और 7 बजे होती है हमारी गणित की क्लास, ठीक है, जिसमें कि मैं हूं अब। ठीक है। और हमारी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होती है अंग्रेजी की क्लास। ठीक है, शाम को 8 बजे। ठीक। तो यार देखो, और एक और अनाउंसमेंट है कि हमारे यहाँ डाउटनेट पर एक और कोर्स शुरू हो गया है। जो कक्षा 10 के हिंदी माध्यम के ऐसे बच्चे थे जिनका कोर्स छूट गया था, उनके लिए कोर्स शुरू हुआ है। 14 सितंबर से वो कोर्स शुरू हो चुका है। ठीक है ना, सोमवार से। तो भाई इस कोर्स में हमें क्या क्या मिलेगा। यार देखो, इस कोर्स में हमारा क्या है कि इस कोर्स में लाइव क्लास के लास्ट में, आप जैसे हमारी लाइव क्लास होती है उसके एंड में आप क्या कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है। इसमें आपके रिवीजन वगैरह की क्लासेस भी होंगी। ठीक है। आपका जो स्टेट बोर्ड है, यानी कि जैसे यूपी बोर्ड अलग हो गया, बिहार बोर्ड अलग हो गया, राजस्थान बोर्ड अलग हो गया, तो इन सब के लिए अलग से स्पेशल क्लासेस होंगी। ठीक है। आपको यहाँ पर जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लाइव क्लास पे जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उन्हीं के हाथ के नोट्स मिलेंगे। तो यार ये कुछ फायदे हैं हमारा जो नया कोर्स हुआ शुरू हुआ है उसके। ठीक है। तो यार अब देखो, अब हम जो आपको अगर मान लो इस कोर्स से जुड़ी हुई कोई जानकारी लेनी है, तो आपको क्या करना है, केवल ये जो नंबर यहां पर आ रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पर आपको मिस कॉल करनी है और आपको इस कोर्स से जुड़ी हुई बाकी सभी जानकारी मिल जाएंगे। नंबर क्या है मेरा, 01247158 ठीक है। इस नंबर पे मिस कॉल करिए और आपको बाकी जुड़ी हुई, इस कोर्स से जुड़ी हुई बाकी सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ठीक है। तो यार अब एक चीज देखते हैं कि हमने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जितना भी हमने हमारे 3 कक्षाओं में, पिछली 3 कक्षाओं में सांख्यिकी के बारे में पढ़ा है, मैं उससे जुड़ी हुई आपको एक क्विज कराता हूं। ठीक है। देखो यार, जितना पढ़ा है केवल उससे जुड़ी हुई क्विज है। तो जिस जिस बच्चे ने वो तीनों कक्षाओं में पढ़ रखा है, ठीक है, वो इस क्विज को बहुत आराम से हल कर देगा। ठीक है। तो खेलें क्विज, शुरू करें, पहले भाग पर चलते हैं, पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो चलो यार पहले प्रश्न पे चलते हैं। मेरा पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न ये रहा कि अगर अगर मुझे दिया हुआ है, अगर यहां पर देखो यार मुझे दिया गया है यहां पर देखो, हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि अगर मुझे दिया हुआ है कि a बराबर 10, ठीक है, और समिशन ऑफ एफ आई यू आई बराबर है मेरा 50 के, h का मान दिया गया है मुझे 5 और सिग्मा एफ आई मुझे दिया गया है 5, तब हमारा माध्य क्या होगा। ठीक है, हमें बताना है कि तब हमारा माध्य क्या होगा। तो यार देखो, विकल्प कौन कौन से सही होंगे मेरे इस प्रश्न के, सही विकल्प देख लो, एक तो 60, 20, 10 और 5। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न यार देखो, मेरा अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न मेरा कह रहा है कि यदि a बराबर है 15 के और सिग्मा एफ आई डी आई मेरा बराबर है 100 के तथा सिग्मा एफ आई बराबर है 20 के, तब हमारा माध्य क्या होगा। तो बताओ यार हमारा क्या माध्य होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखो यार, अगला प्रश्न है मेरा, क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरा कि यदि सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर है 150 के और सिग्मा एफ आई बराबर है मेरा 15 के, तब हमारा माध्य होगा। तो यार बताओ इसमें हमारा माध्य क्या होगा। ए विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है या फिर डी विकल्प सही है। जल्दी बताओ कौन सा विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ए बी सी या फिर डी। बताओ जल्दी से, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो चलो भाई, टाइम खत्म हो गया, एक एक करके तीनों प्रश्नों को देखते हैं हम। तो यहां पर यार देखो क्या दिया हुआ है मुझे, ये मुझे दिया हुआ है कि यार अगर हमारा a का मान है 10
और सिग्मा एफ आई का मान मेरा दिया गया है मुझे 50, एच का मान दिया गया है 5 और सिग्मा एफ आई का मान दिया गया है 5। तो यार देखो इस प्रश्न को देखते ही समझ जाना चाहिए कि हमें माध्य की कौन सी विधि लगेगी। अगर मुझे यहां पर 5 दिया गया है, यहां पर सॉरी एच दिया गया है, तो एच हमारा कौन सी विधि में आता है, कल पग विचलन विधि में आता है एच हमारा। और पग विचलन विधि के लिए कल मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या होता है भाई पग विचलन विधि के लिए हमारा सूत्र होता है कि एक्स बार बराबर ए प्लस एच गुणा सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, यही सूत्र होता है मेरा। ठीक है माध्य का। तो अब देखो यार यहां पर मुझे क्या करना है, बस मान रखना है। तो देखो भाई ए का मान मुझे क्या दिया गया है, ए का मान है 10 प्लस एच का मान मुझे क्या दिया गया है, एच का मान है 5 गुणा सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है 50 और सिग्मा एफ आई का मान है 5। ठीक है 5 से काटेंगे आ जाएगा 10, 10 गुणा 5 हमारा कितना हो जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 50, तो कितना आ गया एक्स बार का मान, एक्स बार आ गया मेरा 60। यानी कि कौन सा विकल्प मेरा सही है इस प्रश्न का, ए विकल्प मेरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि भाई यहां पर मुझे दिया गया है कि ए बराबर है हमारा 15 के और सिग्मा एफ आई डी आई बराबर है 100 के तथा सिग्मा एफ आई बराबर है 20 के, तब हमारा माध्य क्या होगा। तो यार देखो इस प्रश्न को भी आपको देखते ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि सिग्मा एफ आई डी आई दिया गया है मुझे, तो कौन सी विधि लग रही होगी मेरी, एफ आई डी आई कौन सी विधि में आता है, कल्पित माध्य विधि में। तो यहां पर हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, जो कल्पित माध्य का होता है, यानी कि सूत्र क्या होता है वो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, यही सूत्र होता है मेरा। ठीक है अब मान रख दो यहां पर यार, मान क्या है भाई, मान मुझे दिए गए हैं ए बराबर, ए का मान है मेरा 15, एक्स बार बराबर होगा ए का मान है 15, सिग्मा एफ आई डी आई का मान है मेरा 100। ठीक है बटे सिग्मा एफ आई का मान है मेरा 20, 20 100 को 20 से काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5, तो एक्स बार का मान क्या निकल कर आया, एक्स बार आ गया मेरा 20 के बराबर। तो कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सी विकल्प मेरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न में मुझे क्या दिया गया यार, ये प्रश्न तो सबसे सरल है। ठीक है सबसे सरल प्रश्न यही है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 150 है और सिग्मा एफ आई बराबर 15 के है, तब हमारा माध्य होगा। बताओ यार क्या माध्य होगा। तो देखो भाई हमें पता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई कौन सी विधि में आता है, प्रत्यक्ष विधि में। तो यानी कि एक्स बार प्रत्यक्ष विधि में क्या सूत्र होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही सूत्र होता है। मान रखो और उत्तर निकाल लो, क्या आएगा भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का क्या मान है मेरा 150 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है मेरा 15, कितना आ गया एक्स बार बराबर आ गया मेरा 10। कौन सा विकल्प सही हो गया, ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है तो क्विज के तीनों प्रश्न सबको समझ में आ गए कि कैसे कैसे हल होंगे। अब चलते हैं कि भाई अब हम देख लेते हैं कि हमने यार अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है अब देखते हैं कि यार हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखो यार अध्याय 14 जो था हमारा सांख्यिकी, इसमें हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापों के बारे में जानना है। ठीक है माध्य, माध्यिक या माध्यिका और बहुलक। ठीक है इन 3 के बारे में जानना है, जिसमें से हमने क्या शुरू करा था, हमने माध्य शुरू कर दिया था। ठीक है और माध्य में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक तो जो हमारी साधारण विधि है क्या कि अगर हमें प्रेक्षण दिए गए हैं तो उसका माध्य निकालना है, तो वो कैसे निकलता है कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मान लो क्या दिया गया, हमें दिया गया 1 2 3 4 और 5 और इसका मुझसे कह दिया जाए कि मुझे क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखो यार इसका माध्य कैसे निकलेगा, एक्स बार बराबर इनको जोड़ो प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा यार, देखो क्या होगा, 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 4 14 और 1 15, 15 बटे प्रेक्षणों की संख्या, कितने प्रेक्षण है, 5 प्रेक्षण है तो 5, तो 5 या 15 तो 3 आ गया हमारा इसका माध्य। तो ऐसे निकालते हैं, यह हमारी साधारण विधि है। ठीक है इसके बाद भाई हमने पढ़ा था कौन सी विधि, इसके बाद हमने पढ़ी थी कि भाई प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। ठीक है और प्रत्यक्ष विधि के लिए हमने यहां पर ये वाला सूत्र पढ़ा था कि सिग्मा एक्स बार बराबर होता है मेरा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई के। ठीक है
उसके बाद हमने देखा था कि भाई वर्ग अंतराल अगर हमें दिया गया हो, एक तो होता है कि भाई सरल मुझे दे दिया गया सीधा xi का मान दे दिया गया और उससे मैंने निकाल लिया, लेकिन अगर हमें वर्ग अंतराल दिया गया हो तब हम कैसे निकालते हैं? तो जब हमें वर्ग अंतराल दिया गया होता है तो पहले हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह हमारा क्या होता है? xi। तो यानी कि पहले हम वर्ग अंतराल से निकालते हैं xi, ठीक है। उसके बाद उस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो यार देखो यहां पर हमारा क्या है, यहां पर जो हमारा वर्ग अंतराल दिया गया था उससे मैंने पहले xi निकाला, उसके बाद f गुणा xi निकाला, फिर सिग्मा यानी कि इस पूरे को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या सूत्र आ जाएगा? x बार बराबर सिग्मा f गुणा fi गुणा xi बटे सिग्मा fi, ठीक है। तो ये मान आ गया हमारा आराम से। अब आप देखो यार यहां पर इस प्रश्न का मान आया 62, ठीक है। यही प्रश्न है मेरा 10 25 25 40 40 55, ठीक है। अब यहीं पे ध्यान दो कि जब मैंने इस प्रश्न को कल्पित माध्य विधि से करा था, यही प्रश्न है मेरा 10 25 25 40 40 55, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि में मेरा सूत्र क्या था? कल्पित माध्य विधि में मेरा सूत्र था a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई। जहां पर हमारा डी आई कैसे निकलता है, हम क्या करते हैं कि एक्स आई में से एक बीच के पद को a मान लेते हैं और फिर हम निकालते हैं डी आई। तो डी आई बराबर होता है मेरा एक्स आई माइनस ए के, ठीक है। एक्स आई माइनस ए के बराबर होता है डी आई मेरा, ठीक है। और उसके बाद उसकी हम गुणा करते हैं बारंबारता में, और बारंबारता में गुणा करने के बाद हम निकालते हैं उसका सम यानी कि उसका योग। तो हम क्या निकालते हैं फिर? x बार का मान क्या आता है? a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो जब मैंने कल्पित माध्य से इस प्रश्न का उत्तर निकाला तो भी मेरा क्या आया? 62 आया था, ठीक है। उसके बाद भाई कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ ली थी भाई पग विचलन विधि, कि भाई पग विचलन विधि से कैसे निकालते हैं। तो भाई पग विचलन विधि में मैंने क्या करा था? मैंने d जो था उसमें एक ऐसा गुणनखंड देखा कि जो हमारा d के जितने भी पद हैं उन सबका गुणा जो, ठीक है। तो हमें यहां पर मिल गया था, क्या मिला था? हमें 15 मिल गया था। उसके बाद हमने ui निकाला, कैसे? d बटे h करके, d बटे h करा तो मेरे पास क्या आ गया? u आ गया। फिर मैंने u की गुणा f में यानी कि बारंबारता में करके fi गुणा ui निकाला था, फिर इसका सम्मिशन करा तो हमारे पास सूत्र बनकर आया था x बार यानी कि माध्य का पग विचलन विधि में a प्लस एच गुणा सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो यहां तक का हम कर चुके थे और यहां भी देखो कि जब हमने पग विचलन विधि से इसे हल करा तो भी हमारा मान क्या आया? 62, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज पता लगी कि अगर समान बारंबारताएं हमें दी गई हैं और वर्ग अंतराल हमें दिए गए हैं, ठीक है, और हम उसे तीनों विधियों में से किसी भी विधि से हल करते हैं, चाहे तो वो हमारी कौन सी हो? पग विचलन विधि हो, चाहे वो हमारी कल्पित माध्य विधि हो, चाहे वो हमारी प्रत्यक्ष विधि हो, तीनों से हमारा मान क्या आएगा? समान आएगा, ठीक है। ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि भाई तीनों से हमारा मान कैसे आने वाला है? समान आने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी कि हम पग विचलन विधि का उपयोग केवल तब करते हैं जब हमारे पास d जो आता है हमारा, यानी कि जो ये विचलन आता है, ठीक है, डिफरेंस जो आता है हमारा, इसमें इसके सारे पदों में कोई एक ऐसा गुणज उपस्थित हो जो कि इसके सभी पदों का गुणज हो। यानी कि जैसे यहां पर हमारा क्या था? 15 था, देखो 15 से 30 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 0 बटे 15 करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 15 भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा और 45 भी कट जाएगा। तो इसमें हमारा हमने क्या माना था? h मान लिया था इसमें हमने 15 को, ठीक है ना। तो यहां से हमारा मिल गया था। तो जब तक हमारा h नहीं मिलेगा तब तक हम पग विचलन विधि नहीं लगा सकते हैं। और देखो भाई प्रत्यक्ष विधि थी हमारे पास तो हमने कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि क्यों निकाली? जब मेरे पास प्रत्यक्ष विधि थी तो मैंने ये दोनों क्यों निकाली? तो यार देखो आप जैसे कि देख सकते हो पग विचलन विधि के जो हमारा जो प्रत्यक्ष विधि है उसके सापेक्ष में, उसकी तुलना में जो हमारी कल्पित माध्य विधि थी उसमें जो हमारी गुणा भाग करना था, यानी कि जो हमें गुणनखंड वाला हमारा जो भाग था, मतलब जो कैलकुलेशन वाला भाग था, हमारा गणनाओं वाला भाग, वो आसान हो गया था, ठीक है। और पग विचलन विधि में हमारा जो भाग था गणनाओं वाला वो कल्पित माध्य विधि से भी ज्यादा आसान हो गया। तो इसीलिए हमने क्या करा कि प्रत्यक्ष विधि के बाद हमने कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि निकाली ताकि हमारी जो गणनाएं हैं वो हमारी सांख्यिकी में और भी ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। तो इतना तो सबको समझ में आ गया कि भाई हम पग विचलन विधि कहां तक इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर उसमें हमारा कोई समान गुणनखंड ना हो, समान गुणज ना हो डी में, तो हम पग विचलन विधि इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यार देखो अब मैं आपको आपकी प्रश्नावली 14.1 का एक प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। उस प्रश्न के हिसाब से आप बाकी के सारे प्रश्न कर सकते हो। केवल एक प्रश्न हमारा बचेगा, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है? हमारा असतत वर्ग अंतराल होता है। वो मैं आपको इस प्रश्न के बाद बताऊंगा कि असतत वर्ग अंतराल क्या होता है और उसके बाद वो प्रश्न हल करेंगे हम, ठीक है। तो देखो भाई, तो ये मेरा प्रश्न है। प्रश्न में हमको क्या दिया गया है
कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो देखो यार, मुझे क्या कहा गया है कि किसी फैक्ट्री के 50 मजदूर हैं जिनकी हमारी ये क्या दी गई है, ये हमारी श्रमिक की वो दी गई है, मतलब जो उनकी मजदूरी है, दैनिक मजदूरी है, वो हमें दी गई है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। तो मुझे क्या करना है कि मुझे कोई भी एक विधि लगानी है और ये जो हमारे श्रमिकों की जो दैनिक मजदूरी है इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखो यार, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने कहा है कि कोई भी एक, तो अगर पेपर में हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई सी भी एक विधि लगाओ और निकाल लो। मैं आपको यही प्रश्न तीनों विधियों से करके दिखा रहा हूं। जैसे मैंने इससे पहले एक उदाहरण आपको तीनों विधियों से करके दिखाया था, ऐसे ही मैं यही प्रश्न आपको तीनों विधियों से करके दिखाऊंगा। प्रत्यक्ष विधि, फिर कल्पित माध्य विधि, और उसके बाद फिर हमारी कौन सी आती है, पग विचलन विधि। तीनों विधि से करके दिखाऊंगा। हम तीनों विधि से देखेंगे कि भाई क्या उत्तर आते हैं। तो देखो यार, शुरू करते हैं। ठीक है, तो दैनिक मजदूरी हमें दे रखी है, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी दे रखी है, कितनी है भाई ये हमारी, और दूसरा हमें दे रखा है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। तो ये तो मेरा वर्ग अंतराल हो गया। ये तो देखो यार मेरा वर्ग अंतराल हो गया, और श्रमिकों की संख्या क्या हो जाएगी, मेरी बारंबारता हो जाएगी। तो वर्ग अंतराल मेरा क्या क्या है, 50 से 500 से 520, 500 से 520। ठीक है, ये है मेरी F। ठीक है, इसे अलग कर देता हूं मैं। ठीक है ना भाई, देखो यार, अब यहां पर हमारे पास हमें वर्ग अंतराल क्या क्या दिया गया, हमें वर्ग अंतराल दिया गया 500 से 520। ठीक है, 520 से 540। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, 540 से 560, 540 से 560। उसके बाद हमें दिया गया 560 से 580, और उसके बाद मुझे दिया गया 580 से 600। ठीक है, ये वर्ग अंतराल मुझे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो बारंबारता F क्या दी हुई है मुझे, बारंबारता F दी गई है मुझे 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है, तो अगर मैं इसका योग निकालूं, सिग्मा F निकालूं, सिग्मा F यानी कि बारंबारता का योग, तो हमें पहले ही पता है कि यार ये कितना होना चाहिए। आप चाहे तो करके देख सकते हो, लेकिन हमसे पहले ही कहा गया है कि श्रमिकों की संख्या कितनी है, 50 है। तो मुझे तो पहले से ही पता है कि सिग्मा F का मान कितना है, 50 है। चाहे तो आप योग करके देख लो तो 50 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हम इसे हल करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो यार जल्दी से बताओ मुझे कि प्रत्यक्ष विधि के लिए हमारा सूत्र क्या होता है माध्य का। जल्दी जल्दी बताओ कि भाई प्रत्यक्ष विधि अगर मुझे दी गई है तो माध्य का सूत्र क्या है, उसके बाद मैं आगे की सारणी बनाऊंगा। जल्दी से बताओ कि प्रत्यक्ष विधि के लिए माध्य का सूत्र क्या होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, आप इतने बताओ मुझे कि क्या होता है। तो ये मेरा बराबर होता है x बार बराबर, x बार बराबर होता है मेरा सिग्मा Fi xi बटे सिग्मा Fi के। ठीक है, यही सूत्र होता है मेरा माध्य का, जबकि हमें किस में निकालना हो, प्रत्यक्ष विधि से निकालना हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा Fi xi चाहिए। ठीक है, सिग्मा Fi तो मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए, सिग्मा Fi xi चाहिए। तो यार देखो, अब सिग्मा Fi xi निकालने के लिए मुझे सबसे पहले तो xi चाहिए। तो देखो यार, हमें पता है कि हमारा वर्ग चिन्ह यानी कि xi कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो यहां पर मैं सीधा लिखता हूं xi यानी कि वर्ग चिन्ह का मान देखो यार मेरा क्या आएगा निकलकर, वर्ग चिन्ह का मान मेरा निकलकर आएगा 500 और 510 को जोड़कर, 500 और 520 को जोड़कर जब मैं 2 से भाग करूंगा तो यह आएगा 510। ठीक है, उसके बाद जब मैं 520 और 540 को जोड़कर 2 से भाग करूंगा तो यह आएगा मेरा 530। ठीक है,
उसके बाद जब मैं 540 और 560 को जोड़ूंगा, ठीक है, और भाग करूंगा इसे किससे, भाग करूंगा 2 से, तो यह आएगा 550 यानी कि 550। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे जब मैं 560 और 580 को जोड़कर 2 से भाग करूंगा तो यह आएगा 570। ठीक है, और उसके बाद जब मैं 580 और 600 को जोड़ूंगा और भाग करूंगा 2 से तो यह आएगा मेरा 590। ठीक है, 590। तो यार अब देखो मुझे एक बात बताओ, यहां से हमारे पास यह आ गया, x बार का मान निकल कर आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एफ आई एक्स आई, आराम से निकल जाएगा, एफ आई गुणा एक्स आई। ठीक है, बहुत आराम से निकल जाएगा भाई एफ आई गुणा एक्स आई। तो अब कैसे, मुझे इसकी गुणा बस इसमें करते चलना है। तो 510 की गुणा जब मैं 12 में करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 510 की, आप भी करके चलो और मैं भी करता हुआ चल रहा हूं। तो जब देखो 510 की गुणा आप 12 में करोगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 6120। ठीक है, उसके बाद जब आप 530 की गुणा 14 में करोगे तो यह आएगा 7420। ठीक, उसके बाद जब आप गुणा करोगे 550 की 8 में तो यह आएगा हमारा 4400। ठीक है, उसके बाद जब आप 570 की गुणा 6 में करोगे तो यह आ जाएगा 3420। और जब आप 590 की गुणा करोगे 10 में तो यह आ जाएगा मेरा सीधा सीधा 5900। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो भाई सूत्र में मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, तो निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, तो यार देखो जब आप इसका योग करोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि इस पूरे एफ आई एक्स आई का योग करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, ये हमारा निकल कर आएगा 27,260। ठीक है, 27,260 निकल कर आया जब मैंने योग करा एफ आई एक्स आई का। ठीक है, तो अब देखो यार, अब तो मुझे एफ आई एक्स आई का मान मिल गया, तो प्रत्यक्ष विधि से तो अब यह प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाएगा। कैसे, सीधा सूत्र में मान रखना है मुझे। तो देखो भाई ये क्या निकल कर आएगा मेरा, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हो गया 27,260 बटे सिग्मा एफ आई का मान है मेरा 50। इसे जब मैं हल करूंगा तो हल करने के बाद मेरे पास मान जो निकल कर आएगा वो आएगा 545.2 रुपए, यानी कि ये हमारा माध्य होगा जो हमारे मजदूरों की दैनिक मजदूरी है। ठीक है, जो हमारे श्रमिकों की दैनिक मजदूरी है उनका जो माध्य निकल कर आया प्रत्यक्ष विधि से वो क्या निकल कर आया, 545.2 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्यक्ष विधि से प्रश्न हल हो गया हमारा। ठीक, अब हमारी दूसरी विधि कौन सी थी भाई, कल्पित माध्य विधि। चलते हैं जरा कल्पित माध्य विधि की तरफ। तो दूसरी विधि मेरी है भाई कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, तो जल्दी से बताओ यार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि कल्पित माध्य विधि के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, एक्स बार का यानी कि माध्य का। तो जल्दी बताओ मुझे क्या होता है, मैं लिखता हूं यहां पर। तो ये मेरा बराबर होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई बटे सिग्मा एफ आई के, इसी के ही बराबर होता है। तो अब देखो भाई, अब कल्पित माध्य से हल करने के लिए हमें एफ आई एक्स आई की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इस सारणी को अब दोबारा से नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा बस यहां से एफ आई एक्स आई हटा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, सबने नोट कर लिया होगा ये। ठीक है ना, हटा दूं इसे। तो देखो भाई मैं इसे हटा रहा हूं। तो यार देखो कल्पित माध्य विधि के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कल्पना से एक माध्य मानना पड़ता है। ठीक है, जो हमारे एक्स आई होता है उसमें से हम एक माध्य मान लेते हैं खुद की कल्पना से, कोई सा भी एक माध्य मान लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो हम मानते हैं वो होता है हमारा जो बीच की संख्या होती है। ठीक है, जो बीच की संख्या होती है, तो इसमें तो देखो यार बीच की संख्या बहुत आराम से मिल जाएगी। क्या होगी हमारी, 2 संख्या ऊपर है 2 संख्या नीचे है, तो 555 हो जाएगी मेरी बीच की संख्या। इसे मैंने मान लिया ए। ठीक है, ए बराबर क्या लिया मैंने, 550 है मेरा ए। ठीक है, ये बीच की संख्या 550, ये मैंने ले ली ए है मेरी। ठीक है,
तो इसे ढक लेते हैं, इसे ऐसे करके रखो यार, क्योंकि पता है जब भी आप प्रश्नल करो ना तो जो आप ए मानो उसे आप ऐसे बॉक्स में बंद कर लो, क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ती है तो कहीं भूल ना जाओ, इस वजह से यहां पर बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यार मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी यानी कि विचलन यानी कि डिफरेंस। तो देखो वो हमारा कैसे निकलता है, ये हमारा निकलता है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए से। ठीक है, कल बताया था ये मैंने आपको, और उससे पहले बताया गया था जब हमने क्या पढ़ा था, कल्पित माध्य विधि पढ़ी थी। निकालते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मुझे करना है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए हमारा क्या होगा, 510 में से 550 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 510 में से 550 जाएंगे तो अपने पास बचेगा माइनस के 40। ठीक है, 530 में से 550 जाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस के 20। 550 में से 550 जाएंगे तो बचेगा 0। नीचे आ जाते हैं, 570 में से 550 जाएंगे, 570 में से 550 जाएंगे तो बचेगा 20, और 590 में से 550 जाएंगे तो अपने पास बच गया 40। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा डी आई, निकल गया सबका डी आई। ठीक है, डी आई निकल गया। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई गुणा डी आई। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एफ आई की गुणा डी आई में करनी होगी। और आप देख सकते हो पहले हमने क्या निकाला था, प्रत्यक्ष विधि में निकाला था हमने एफ आई गुणा एक्स आई। ठीक है, हमें क्या करना पड़ा था, 510 की गुणा करनी पड़ी थी 12 में। और इसमें क्या निकालना है, कल्पित माध्य विधि में, कल्पित माध्य विधि में मुझे निकालना है एफ आई गुणा डी आई। तो यहां पर मुझे करनी है 40 की गुणा 12 में। तो अपने आप देख सकते हो कि गणना क्या हो गई, हमारी गणना काफी सरल हो गई। कहां तो हमें पहले गुणा करनी पड़ रही थी 510 की 12 में, और कहां अब करनी पड़ रही है केवल 40 की 12 में। ठीक है, तो गणना हमारी कैसी हो गई, कैलकुलेशन हमारी बहुत ज्यादा सरल हो गई। ठीक है, तो भाई देखो यार, यहां से एफ आई गुणा डी आई क्या निकल कर आएगा हमारा, एफ आई गुणा डी आई की बात करते हैं, एफ आई गुणा डी आई। तो देखो f की गुणा मुझे d में करते हुए चलना है, तो 12 की गुणा 40 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस के 480। ठीक है, 40 में माइनस के 40 में 12 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब 480 में हम गुणा करेंगे 14 की, तो ये आ जाएगा माइनस के 280। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम यहां पर किसकी गुणा करेंगे, 0 की गुणा 8 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम भाई 20 की गुणा 6 में करेंगे तो 120 आएगा मेरे पास, और फिर जब मैं 40 की गुणा 10 में करूंगा तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, आ गया भाई, ठीक, निकल कर आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमें देखो क्या चाहिए भाई, प्रश्न में हमें चाहिए सिग्मा एफ आई गुणा डी आई। ठीक है, तो निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ आई डी आई को जोड़ना पड़ेगा, तो सिग्मा एफ आई डी आई मेरा बराबर आएगा। तो देखो यार, जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये मान हमारा निकल कर आएगा माइनस के 240। ठीक है, माइनस के 240 निकल कर आएगा बिना किसी दिक्कत के। आ जाओ भाई, अब सूत्र क्या है मेरा, सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखो भाई, a का मान मैंने क्या माना, 550, तो मान रख दो यहां पर 550 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के सिग्मा एफ आई डी आई का मान आया माइनस के 240 बटे, और एफ सिग्मा एफ आई का मान है मेरा 50। ठीक है, 0 से 0 कट गया तो अपने पास क्या आएगा, ये आ जाएगा x बार बराबर, लैसे लेंगे तो 550 की गुणा जब मैं करूंगा 5 में तो मेरे पास आ जाएगा 2750 प्लस माइनस माइनस 24 बटे 5। ठीक है, ये निकल कर आ गया मेरे पास। ठीक है ना, तो अब देखो भाई, जब आप 2750 में से 24 को घटाओगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2726 बटे कितना, बटे में 5 के। ठीक है, और आप जब इसे काटोगे 2726 को 5 से काटोगे तो x का मान निकल कर आएगा 545.2 रुपए। ठीक है, तो अब आप जैसे कि देख सकते हो, हमारा जब हमने प्रत्यक्ष विधि से मान निकाला तो भी मेरा क्या है, 545.2 रुपए। ठीक है, और जब हमने मान निकाला हमारा किससे, कल्पित माध्य विधि से, तब भी हमारा क्या मान निकल कर आया, तब भी हमारा मान निकल कर आया 545.2 रुपए। यानी कि आप विधि कोई सी भी इस्तेमाल करो, उत्तर आपका समान ही रहने वाला है, जब तक कि आप कैलकुलेशन में गलती ना करो। देखो यार, अगर आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकता इस प्रश्न को गलत होने से। ठीक है, तो भाई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना, सांख्यिकी कर रहे हो तो भैया गणना, कैलकुलेशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक, तो भाई 545.2 रुपए हमारा माध्य आ गया दैनिक
मजदूरी का, हमारे जो श्रमिक थे उनकी, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से भी इतना ही आया और कल्पित माध्य विधि से ही मेरा इतना ही निकल के आया। बची कौन सी? पग विचलन विधि। तो आओ यार अब उसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो तीसरी विधि बची मेरी पग विचलन विधि। तो यार भाई पग विचलन विधि का सूत्र क्या था, जल्दी से बताओ मुझे। तो ये था मेरा x बार बराबर, बताओ यार क्या था मेरा सूत्र पग विचलन विधि का। अभी एक क्विज में प्रश्न भी कराया मैंने इसका, बताओ जल्दी से। तो यार देखो ये होता है a प्लस एच गुणा सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। अब आप देखोगे कि यार यहां पर हमारी कैलकुलेशन और भी ज्यादा आसान हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। तो देखो यार अब इसमें हमें पग विचलन विधि में हमारी एफ आई डी आई की तो जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इस सारणी में से एफ आई डी आई वाली जो सारणी है वो हटा दूंगा, ठीक है। लेकिन डी की हमें जरूरत पड़ेगी। डी की क्यों जरूरत पड़ेगी? जिसने कल की क्लास करी है उसे पता होगा कि भाई डी की क्यों जरूरत पड़ेगी। बताओ मुझे डी में से हम क्या करेंगे, डी में से हम क्या देखेंगे, डी मैंने क्यों छोड़ दिया यहां पर, बताओ मुझे जल्दी से, डी क्यों छोड़ा गया यहां पर। तो यार देखो जब भी हम पग विचलन विधि करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जो हमारा डिफरेंस आता है यानी कि जो मेरा विचलन आता है उसमें से मैं क्या करता हूं, उसमें से एक ऐसा गुणज ढूंढता हूं जो कि इसके सभी अवयव में हो, ठीक है। तो यार ऐसा गुणज हमारा डी में कौन सा है? तो देखो यार डी के जितने भी अवयव हैं वो सब 20 से भाज्य हैं, 20 से भाज्य हैं, ठीक है। 20 से भाज्य हैं, चाहे 40 की बात कर ले, चाहे -20 की बात कर ले, चाहे 20 की बात कर ले, चाहे 40 की बात कर ले, ये सभी हमारे 20 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो 20 इनका गुणज है, तो मैंने मान लिया h बराबर है मेरा 20 के, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ui। तो ui मेरा बराबर होता है di बटे h के, ठीक है। ui मेरा बराबर होता है di बटे h के। तो यहां पर निकालो, हम क्या करेंगे भाई, हम जितनी भी ये संख्या है di वाली इन सबको h से भाग देते चलेंगे। तो आ जाओ भाई भाग देते हैं। तो देखो भाई जब मैं ui में 40 को भाग दूंगा 20 से, -40 को भाग दूंगा 20 से तो आएगा -2, -20 को भाग दूंगा 20 से तो आएगा -1, उसके बाद जब मैं 0 को भाग दूंगा 20 से आएगा 0, ठीक है। 20 को भाग दूंगा 20 से तो आएगा 1 और 40 को भाग दूंगा 20 से तो आएगा 2, ठीक है। तो ये मेरा मान आ गया ui का, ठीक है, ui का। लेकिन मुझे सूत्र में क्या चाहिए, सूत्र में तो भाई मुझे सिग्मा एफ आई गुणा यू आई चाहिए। तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई गुणा यू आई। तो देखो भाई अब हमें क्या करना है, हमें एफ आई की गुणा करनी है यू आई में। तो यार देखो सबसे पहले जब हमने प्रत्यक्ष विधि से करा था तो हमने क्या करा था, एफ आई की गुणा करी थी एक्स आई में, तो तब हमें 12 की गुणा करनी पड़ गई थी 510 से, जो कि बहुत बड़ी है। उसके बाद हमने क्या करा कि भाई जब हम आए कल्पित माध्य विधि पे तो हमने एफ आई की गुणा करी डी आई से, ठीक है। तो हमें 12 की गुणा करनी पड़ी 40 से, जो कि थोड़ा छोटा हो गया प्रत्यक्ष माध्य के हिसाब से। लेकिन जब मैं आया हमारा किस पे, पग विचलन विधि पे, तो यार यहां तो हमारे पास क्या ही रह गया, हमें 12 की गुणा करनी है -2 से। कितनी छोटी हो गई गणना हमारी, ये देख लो कि गणना हमारी कितनी छोटी हो गई। उत्तर समान ही आना है लेकिन हमारी जो गणनाएं हैं वो छोटी होती चली जा रही हैं, ठीक है ना। तो बस यही अंतर होता है हमारी प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन में, कि इनमें गणनाएं छोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो एफ आई यू आई का मान निकालते हैं। एफ आई यू आई का मान क्या आएगा, एफ आई यू आई का मान आता है हमारा भाई देखो, -2 की गुणा 12 से करोगे तो क्या आएगा -24, ठीक है। -1 की गुणा -14 से करोगे -14, 0 की गुणा 8 से करोगे 0, 1 की गुणा 6 से करोगे 6, और 2 की गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 20, ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई, तो ये मेरा किसके बराबर होगा यार, देखो ये मेरा बराबर आएगा जब आप इन्हें जोड़ोगे सबको, तो देखो ये हो जाएगा मेरा -24 -14 हो जाएगा -38, 6 और 20 हो जाएगा 26। तो 26 -38 मेरा कितना हो जाएगा, -12। तो ये आ गया -12। सिग्मा एफ आई यू आई का मान आ गया -12। सूत्र में मान रखते हैं तो x बार बराबर होगा a प्लस h, सॉरी यहां पर मान रखते हुए चलते हैं ना,
तो ए का मान भाई मेरा क्या आया था, ए का मान बताओ क्या था मेरा, ए का मान था 550, ठीक है, प्लस एच का मान मैंने क्या माना था, 20 माना था, क्योंकि कॉमन कौन सा गुणज था मेरा, जो उभयनिष्ठ गुणज था डी में, यानी कि कॉमन गुणज था वो कौन सा था, 20 था मेरा, ठीक है, आ गया भाई, ठीक। सिग्मा एफ आई यू आई का मान आया मेरा -12 बटे सिग्मा एफ आई का जो हमारा मान है ये हमारा क्या है, ये है 50, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई यहां पर अपने पास क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगी ये वाली, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये होगा x बार बराबर 550 प्लस 2 की गुणा जब आप अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -24, 12 दूनी 24 होता है बटे में 5 के, ठीक है। तो -24 बटे 5 आ गया, 550 प्लस -24 बटे 5। अब आप एक चीज देखो, कल्पित माध्य विधि में आपने यही तो हल करा था, 550 प्लस -24 बटे 5 यही हल करा था ना, तो इसका उत्तर भी हमें पता है कि क्या आ जाएगा अपने आप, x बार बराबर आएगा मेरा 545.2 रुपए। तो भाई अब देखो आपने पग विचलन विधि से निकाला, 545.2 रुपए आया माध्य, ठीक है। कल्पित माध्य विधि से निकाला, 545.2 रुपए आया माध्य, ठीक है। और प्रत्यक्ष विधि से निकाला तो भी 545.2 रुपए आया माध्य, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि भाई अगर हमारा कोई प्रश्न एक है, यानी कि हमारी जो संख्याएं हैं बारंबारता और हमारी जो दी गई है संख्या दी गई है वो समान हो, तो आप कोई सी भी विधि लगा लो, आपका प्रश्न का उत्तर समान ही रहेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने ध्यान दी कि वो ये ध्यान दी कि जब तक हमारा डी में कोई उभयनिष्ठ गुणज नहीं होगा, जब तक डी में कोई उभयनिष्ठ गुणज नहीं होगा तब तक हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उभयनिष्ठ अवयवी नहीं है डी में कोई तो मैं एच कहां से मानूंगा, और अगर मैं एच ही नहीं मान सकता तो मैं तो पग विचलन का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब देखो यार इस हिसाब से आप आपकी प्रश्नावली के जितने प्रश्न है वो सारे हल कर सकते हो, ठीक है। एक तरह का प्रश्न इसमें हमारा बच जाता है जिसमें आता है असतत अंतराल। तो आप कहोगे कि सर असतत अंतराल क्या होता है, तो देखो यार अगर हमें वर्ग अंतराल, देखो सतत अंतराल ये वाला होता है जो कि हमें यहां पर दिया गया था, क्या था भाई कि 500 से शुरू हुआ 20 पे खत्म हुआ, और अगला जो वर्ग अंतराल शुरू हुआ वो 520 से ही शुरू हुआ, ठीक है। जो हमारा असतत वर्ग अंतराल होता है वो हमारा क्या होता है, मान लो 11 से 13 है, उसके बाद हमारा 14 से 16 है, ठीक है, उसके बाद हमारा 17 से 19 है, उसके बाद हमारा 20 से 22 है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो मेरा अंतराल होता है, यानी कि जो हमारा जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू नहीं होता, ठीक है, वैसा अंतराल हमारा असतत कहलाता है। तो इस प्रकार के अंतराल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस अंतराल को सतत बनाते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को आगे हल करते हैं, ठीक है। तो कल बस एक यही वाला प्रश्न मैं और कराऊंगा आपकी एक्सरसाइज से, ठीक है। आज की क्लास में हमने देख लिया कि भाई सतत वर्ग अंतराल को कैसे हल करते हैं, तीनों विधियों से हल करके देख लिया। कल हम देखेंगे इस असतत वर्ग अंतराल को, और इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस एक बार हमें असतत वर्ग अंतराल को सतत में बदल देना और उसके बाद हमारा प्रश्न बिल्कुल वैसे ही हल होगा जैसे अब तक किया है हमने, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास में जितना समझाया सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपकी प्रश्नावली के बाकी के प्रश्न हल होंगे, ठीक है। तो देखो भाई अब जितना मैंने इस क्लास में पढ़ाया था, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, जितना मैंने इस क्लास में पढ़ाया था उससे जुड़ी हुई एक क्विज है, उस पर आधारित क्विज है। और ध्यान रखना जिसने ये क्लास ढंग से करी है, जिसने ये वाला जो प्रश्न है वो ढंग से समझा होगा, ठीक है, मेरी एक एक बात सुनी होगी, वो उस क्विज को कर देगा बहुत आराम से, वरना तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं पहले प्रश्न पे, क्विज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखो यार क्विज का पहला प्रश्न मेरा क्या है, ये मुझे दिया हुआ है। चलो भाई पहला प्रश्न है मेरा कि पग विचलन विधि का प्रयोग कब कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ो, पग विचलन विधि का प्रयोग कब कर सकते हैं, जब डी आई यानी कि जो हमारा डिफरेंस है यानी कि विचलन है उसमें सर्व गुणनखंड ना हो, जब डी आई में कोई सर्व गुणनखंड हो, जब डी आई में कोई सर्व योगात्मक पद हो, या जब कोई डी आई में सर्व योगात्मक पद ना हो। बताओ भाई कौन सा विकल्प सही है। और ये तो मैंने जितनी बार पग विचलन विधि कराई है उतनी बार बताया था कि इसकी एक कमी है, वो कमी क्या है, ठीक है, वही यहां पर बतानी है हमें। तो बताओ यार, चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है कि
आज की कक्षा का जो हमारा अंतिम प्रश्न, जो मैंने अभी प्रश्न कराया था, इसमें प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से हमने माध्य निकाले थे। ठीक है, तो इनके माध्यों में कितना अंतर है, ये मई नहीं है, ये मे है। ठीक है ना, तो इनके माध्यों में हमारा कितना अंतर है ये हमें बताना था। 0.5 का अंतर था, 1 का अंतर था, 2 का अंतर था, या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई कितना अंतर था, जल्दी बताओ मुझे। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है? चलो भाई टाइम अप। अब देखते हैं दोनों प्रश्नों के उत्तर क्या है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपने ये वाली क्लास ढंग से सुनी होगी, ये वाला जो प्रश्न मैंने आपको कराया ये ढंग से सुना होगा, तो आपको इस प्रश्न, इस क्विज के उत्तर देने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आओ चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? मैंने आपको बार बार बताया था कि जब हमारा विचलन में कोई एक कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ सर्वगुणनखंड होगा, यानी कि सभी पदों में एक गुणनखंड होगा जो कि उभयनिष्ठ होगा, ठीक है, तब हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो कौन सा विकल्प सही है? मेरा बी विकल्प मेरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि हम पग विचलन विधि का प्रयोग तब कर सकते हैं जब डीआई में कोई सर्वगुणनखंड हो। अगले प्रश्न पे आते हैं कि भाई आज की जो कक्षा थी उसमें अंतिम प्रश्न में जो मैंने अभी प्रश्न कराया था उसमें प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से निकाले गए माध्य में कितना अंतर था। ठीक है, तो हमने देखा भाई कि जब मैंने प्रत्यक्ष विधि से निकाला 545.2 आया। ठीक है, उसके बाद मैंने निकाला कल्पित माध्य से 545.2 आया, और उसके बाद मैंने निकाला जब पग विचलन विधि से तब भी 545.2 रुपए ही आया। तो यानी कि ना तो उसमें 0.5 का अंतर था, ना ही 1 का अंतर था, ना ही 2 का अंतर था। यानी कि कौन सा प्रश्न सही होगा, उत्तर सही होगा हमारा डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि तीनों से ही मान हमारा क्या आया था, समान आया था। तो तभी मैं कह रहा था कि अगर आपने मेरी क्लास सही से करी है तो आप इस क्विज के बहुत आसानी से उत्तर दे दोगे। ठीक है, तो भाई देखो आज की क्लास में इतना ही था। ठीक, बाकी का आप कल की क्लास में देखेंगे। मैंने आपको बताया कि असतत के बारे में बताऊंगा मैं, असतत वर्ग अंतराल के बारे में, और बहुलक के बारे में हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं कल की क्लास में।